So now children, we are going to start here with the next part of the chapter, the age of revolution 1830 to 1848. So as the conservative regimes tried to consolidate their power, यानी कि जैसे जैसे कंजर्वेटिव ताकतों ने अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, जैसे जैसे कंजर्वेटिव रिजीम ने अपनी ताकत को कंसोलिडेट करने की, अपनी ताकत को इकट्ठा करने की कोशिश की, वैसे वैसे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म से रिलेटेड पावर्स जो थी उन्होंने भी यूरोप के बहुत सारे इलाकों में रिवोल्यूशन क्रिएट किया। और वो इलाके कौन से थे? इटालियन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स, प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर जो आज के टाइम का टर्की है, आयरलैंड एंड पोलैंड। तो इन इलाकों में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ताकतें जो हैं वो भी लगातार रिवोल्ट कर रही थी। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite। तो ये जो रिवोल्यूशन है ये लिबरल नेशनलिस्ट कर रहे थे। लिबरल नेशनलिस्ट जिनको आप जानते हैं कि जो हर तरीके की बंदिशों से फ्रीडम चाहते थे, इनके बारे में आप पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट पावर्स थी ये रिवोल्ट कर रही थी यूरोप के बहुत सारे इलाकों में। और इसमें कौन से लोग शामिल थे? जो एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट के थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो हाई स्टैंडर्ड लोग थे वो इसमें शामिल थे। इनमें प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लार्क्स एंड मेंबर्स ऑफ कॉमर्शियल मिडिल क्लास, स्कूल के टीचर्स, प्रोफेसर्स, क्लार्क्स और कॉमर्शियल मिडिल क्लास के लोग। तो मतलब इस तरीके से पढ़े लिखे और संपन्न लोग, पढ़े लिखे और प्रॉस्परस लोग इस लिबरल नेशनलिस्ट ग्रुप के मेंबर हुआ करते थे। तो ये बात आपको यहाँ पे बताई गई। So children, what you have been told here, the first upheaval took place in France in July 1830. That means the first revolt was started in France in July 1830. पहला रिवोल्ट फ्रांस से शुरू हुआ जुलाई 1830 से। और ये भी रिवोल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें क्या हुआ कि जैसा कि आपने देखा कि 1815 में नेपोलियन की डिफीट के बाद जो यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव पावर्स थी उन्होंने दोबारा से बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को ही रीइंस्टॉल कर दिया था थ्रोन पे। तो ये जो 1830 में दोबारा से रिवोल्ट हुआ, इसमें ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वही बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को डिथ्रोन किया। द बॉर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 की 1815 के कंजर्वेटिव्स के द्वारा लिए गए रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जिस बॉर्बन किंग को रिस्टोर कर दिया गया था उसको इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया, उसको इन रिवोल्यूशनरीज ने हटा दिया और उसकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के द्वारा किंगशिप गवर्न होती है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की गई और लुई फिलिप, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस प्रोनाउंसिएशन, लुई फिलिप हैड बीन एस्टैब्लिश्ड एट इट्स हेड। तो आगे आपको क्या बताया जा रहा है कि मैटरनिच ने एक बार फिर से यहाँ पे रिमार्क किया कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। सो चिल्ड्रन यू विल हैव टू रिमेंबर दीज रिमार्क्स कि अगर फ्रांस स्नीज करता है, अगर फ्रांस को छींक आ जाती है तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाती है। ये फ्रांस का इन्फ्लुएंस था उस जमाने में। तो द रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एंड द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। और उसके बाद जो जुलाई के रिवोल्यूशन शुरू हुए तो इसकी शुरुआत बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स से हुई और इसी के साथ बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग हो गया। तो जैसे आपने देखा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड थी, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स भी थी, उससे बेल्जियम अलग हो गया। ये बात आपने यहाँ पे देखी। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। आपको क्या बताया जा रहा है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी, ये एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट था कि जिसने पूरे यूरोप के एजुकेटेड एलीट कम्युनिटी को मोबिलाइज कर दिया नेशनलिज्म की तरफ। यही चीज यहाँ पे कही जा रही है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? एन इवेंट मतलब कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दिस वाज एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड, यही वो इवेंट था जिसने मोबिलाइज कर दिया नेशनलिस्ट फीलिंग्स को अमंग द एजुकेटेड एलीट, कि जो पूरे यूरोप में एजुकेटेड एलीट थे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को मोटिवेट कर दिया एक घटना ने। वो घटना क्या थी? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ऐसा क्यों हुआ कि ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। तो आपको बताया जा रहा है कि 15th सेंचुरी से ग्रीस जो है ये ओटोमन एम्पायर का हिस्सा थी। ओटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था। तो ग्रीस जो है ये 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था, लेकिन एथनिक कल्चर और ट्रेडिशन ग्रीस की वो ओटोमन एम्पायर से एकदम अलग थी। ग्रीस जो है ये मेनली यूरोपियन कल्चर पर बेस्ड था और ओटोमन एम्पायर मेनली मुस्लिम कल्चर पे बेस्ड था। तो ग्रीस कभी भी ओटोमन एम्पायर के साथ में रहना नहीं चाहता था, लेकिन वो इसके कब्जे में था इसलिए इसके साथ में रहता था।
तो द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगैन इन 1821। तो 1821 में जो ओटोमन एम्पायर का जो पार्ट था ग्रीस, वहां के लोगों में 1821 में इस बात के लिए एक आंदोलन बढ़ गया कि ग्रीस को ओटोमन एम्पायर से फ्री करवाया जाए। तो जब ग्रीस में रहने वाले जो ग्रीक्स थे, उन्होंने जब इस आंदोलन को शुरू किया तो उनको काफी सपोर्ट उन ग्रीक से भी मिला जो कि ग्रीस में नहीं रहते थे और वो बाहर रहते थे एग्जाइल में। एग्जाइल मतलब देश निकाले में, जो रहते थे यूरोप के दूसरे पार्ट में। तो नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल and from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। तो जब ग्रीस में रहने वाले ग्रीक्स ने एक आंदोलन शुरू किया, जब उन्होंने एक रिवोल्यूशन शुरू किया 1821 में, तो इनको काफ़ी सपोर्ट मिला उन ग्रीक से जो यूरोप के बाहर, जो मतलब ग्रीस के बाहर यूरोप में रह रहे थे, और उसके अलावा वेस्ट यूरोपियन से जिनको ग्रीक कल्चर के प्रति एक तरीके की सिंपैथी थी, ग्रीक कल्चर के प्रति एक तरीके की सहानुभूति थी, उनसे भी इनको, इन रिवोल्यूशनरीज को काफ़ी सपोर्ट मिला। अब ऐसा क्यों था? तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कि पोइट्स और आर्टिस्ट ने अपनी कल्पनाओं में ये बताया है कि ग्रीस जो है एक तरीके से क्रेडल रहा है, ग्रीस जो है एक तरीके से झूला रहा है, पालना रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन का। कि उनका ये मानना था कि यूरोपियन सिविलाइजेशन ग्रीस की गोद में झूल कर बड़ी हुई है, तो इसलिए उनको ग्रीक कल्चर के प्रति एक तरीके की सिंपैथी, एक तरीके की सहानुभूति थी। तो इस तरीके से जो पोएट्स और राइटर्स थे, इन्होंने भी पब्लिक ओपिनियन को सपोर्ट किया, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया इन द फेवर ऑफ ग्रीस, कि ये ग्रीस जो है ये मुस्लिम एम्पायर से अलग हो जाए। इसी कंटिन्यूएशन में एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। तो इन्होंने, ये काफ़ी फेमस इंग्लिश पोएट थे, इन्होंने काफ़ी फंड भी ऑर्गेनाइज किया और ये ग्रीस के फेवर में लड़ने भी गए। हालांकि 1824 में फीवर की वजह से इनकी डेथ हुई, लेकिन उसके बाद फिर 1832 में दी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम आज की डेट में इस्तांबुल बोलते हैं, तो वहाँ पर एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832, और इसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है।